मनोविज्ञान की तीसरी क्लास है। तो पहली क्लास में मनोविज्ञान का देखा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। फिर दूसरी क्लास में मैंने देखा कि मनोविज्ञान की विशेषताएं और मनोविज्ञान की परिभाषाएं। और दूसरी क्लास में चल रहा था कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय थे उन संप्रदाय में दो संप्रदाय का विस्तृत चर्चा हो चुकी थी और तीसरे संप्रदाय के बारे में आज विवेचना करते हैं। तो तीसरा संप्रदाय था वो था व्यवहारवाद संप्रदाय। तो देखते हैं तीसरा संप्रदाय व्यवहारवाद। तो जो मनोविज्ञान में संप्रदाय थे, जो पहला संप्रदाय था उस संप्रदाय का नाम था संरचनावाद संप्रदाय। तो पहला संप्रदाय था संरचनावाद संप्रदाय और जो दूसरा संप्रदाय था वो प्रकारवाद या कार्यवाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय और कार्यवाद संप्रदाय दोनों संप्रदाय चेतना के विज्ञान से जुड़े थे और ये भी चेतना के विज्ञान से जुड़ा था, ये भी चेतना के विज्ञान से जुड़ा था। तो संरचनावाद संप्रदाय देने वाले विलियम वुंड थे और कार्यवाद या प्रकारवाद संप्रदाय देने वाले विलियम जेम्स थे। और जब चेतना का विज्ञान आया तो चेतना के विज्ञान में जो पहली प्रयोगशाला खोली गई 1879 में जो पहली प्रयोगशाला खोली गई उसमें संरचनावाद में विलियम वुंड जी ने बताया कि सबसे ज़्यादा महत्व चेतना पर दिया जाए या चेतना से संवेदना होती है या तो संवेदना पर दिया जाए। तो विलियम वुंड जी ने बताया कि संरचनावाद में सबसे ज़्यादा महत्व चेतना पर दिया जाए या संवेदना पर दिया जाए। और कार्यवाद के संपादक थे विलियम जेम्स, इन्होंने बताया सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाए चेतना के कार्यों को दिया जाए। तो चेतना के कार्यों को दिया जाए। तो इस वजह से 1912 से लेकर के 1914 तक इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहा। इसी बीच 1912-1914 के बीच में एक वर्ष था 1913 और 1913 में व्यवहारवाद संप्रदाय आया। 1913 में कौन सा संप्रदाय आया? उस संप्रदाय का नाम था व्यवहारवाद संप्रदाय। तो देखते हैं, फिर से पुनः एक बार देखते हैं कि मनोविज्ञान में जो विज्ञान था, एक चेतना का विज्ञान था। चेतना के विज्ञान से दो लोग जुड़े थे, एक विलियम वुंड थे, एक विलियम जेम्स थे। तो चेतना के विज्ञान में सबसे ज्यादा महत्व देने वाले थे चेतना पर, जो विलियम वुंड थे, और चेतना के कार्यों पर जो विलियम जेम्स ने दिया। और चेतना को जो चेतना या संवेदना होती है आंतरिक होती है, चेतना के कार्य थे वो बाहरी होते हैं। तो इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहा 1912 से लेकर 1914 के मध्य में। और इससे 1913 में एक अलग संप्रदाय आया, उस संप्रदाय का नाम था व्यवहारवाद संप्रदाय। जो व्यवहारवाद संप्रदाय था इसको प्रतिपादित करने, इसको लाने का श्रेय दिया जाता है जे.बी. वाटसन जी को। तो 1913 में व्यवहारवाद संप्रदाय का उदय हुआ और जो व्यवहारवाद संप्रदाय आया उसको प्रतिपादक थे जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय और व्यवहारवाद संप्रदाय के देने वाले थे जे.बी. वाटसन। तो जे.बी. वाटसन जी ने संप्रदाय दिया था, इस संप्रदाय का नाम था व्यवहारवाद संप्रदाय। और इसके जो समर्थनकर्ता थे जो मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवाद संप्रदाय को समर्थन किया, उन मनोवैज्ञानिकों को कहते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक।
तो जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? एक थे B.F. स्किनर साहब, B.F. स्किनर। दूसरे थे पावलव, C.L. हल और C.L. हल थे। इसके बाद थे विलियम मैकडूगल। तो B.F. स्किनर, J.B. वाटसन ने व्यवहारवाद संप्रदाय दिया, इसके समर्थन करता थे B.F. स्किनर साहब, पावलव थे, C.L. हल थे, विलियम मैकडूगल थे। तो जो विलियम मैकडूगल जी ने 1905 में एक किताब लिखी थी मनोविज्ञान की। उस मनोविज्ञान की किताब का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस किताब का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। तो विलियम मैकडूगल ने 1905 में किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था मनोविज्ञान की अवधारणा, और इसमें एक शब्द प्रयोग किया था, उस शब्द का नाम था व्यवहार। तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाले थे विलियम मैकडूगल, और व्यवहार शब्द सबसे पहले मनोविज्ञान में आया, 1905 में आया, और ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद 1913 में व्यवहारवाद संप्रदाय का नींव रखी गई, और जो व्यवहारवाद संप्रदाय था ये 1913 में अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का नाम है कोलंबिया विश्वविद्यालय। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव रखी गई। इसकी नींव रखी थी J.B. वाटसन साहब ने। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव रखी गई, इसकी नींव इसलिए रखी गई जब संरचनावाद संप्रदाय और कार्यवाद संप्रदाय के मध्य में विवाद हुआ। 1912 से 14 तक विवाद चलता रहा। इसी बीच 1913 में J.B. वाटसन साहब ने अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में व्यवहारवाद संप्रदाय की नींव रखी। तो इसके पहले विलियम मैकडूगल 1905 में किताब लिखी थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसे कहते हैं मनोविज्ञान की अवधारणा। इसमें एक शब्द प्रयोग किया था, उस शब्द का नाम था व्यवहार। तो मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द सबसे पहली बार कब प्रयोग किया गया? 1905 में प्रयोग किया गया। किसने किया? विलियम मैकडूगल ने किया। कब किया? 1905 में किया। इस किताब में किया, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया। जब 1913 में इस संप्रदाय की गठन हो गया, तो 1914 में J.B. वाटसन ने एक किताब लिखी। तो 1914 में J.B. वाटसन ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था मनोविज्ञान की एक तुलनात्मक अवधारणा। मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। तो J.B. वाटसन की किताब का नाम था, 1914 में किताब का प्रतिपादन हुआ। इस किताब को लिखने वाले थे J.B. वाटसन साहब। J.B. वाटसन ने किताब का नाम था मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। तो इस किताब में J.B. वाटसन जी ने जो ये व्यवहार शब्द था, इसकी परिभाषा दी, इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया, इसकी विस्तृत व्याख्या की, तो 1914 में मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक लिखने वाले थे J.B. वाटसन साहब,
और इसकी परिभाषा, इसकी उत्पत्ति और संपूर्ण जानकारी जो व्यवहार की थी इस दी गई थी मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा किताब में है। और जे.बी. वाटसन साहब ने व्यवहार की परिभाषा दी थी। तो व्यवहार की परिभाषा क्या थी कि व्यवहार उद्दीपक और अनुक्रिया की व्यवहार की डिफिनेशन दी थी कि व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो विलियम मैकडूगल साहब जे.बी. वाटसन साहब ने परिभाषा दी थी मनोविज्ञान व्यवहार की। तो व्यवहार की परिभाषा ये दी थी कि व्यवहार की उत्पत्ति तो विलियम मैकडूगल ने परिभाषा दी थी व्यवहार की उत्पत्ति दो चीजों से होती है, एक होता है उद्दीपक, दूसरी होती है अनुक्रिया। एक होती है उद्दीपक, दूसरी होती है अनुक्रिया। तो इन्होंने बताया था, जे.बी. वाटसन साहब ने बताया था कि जो व्यवहार है, व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। इन्होंने अपनी किताब में बताया था। तो यहाँ से देखते हैं भाई उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। उद्दीपक वो चीज होती है, उद्दीपक मीन्स होता है गोल। तो उद्दीपक जिस चीज को गोल को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे बोलते हैं उद्दीपक। तो उद्दीपक की डिफिनेशन होती है वह वातावरणीय घटक जो अनुक्रिया करके प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो गोल है, गोल को कार्य करने के लिए जो अनुक्रिया की जाती है उसे बोलते हैं उद्दीपक। और अनुक्रिया किसे बोलते हैं? उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अनुक्रिया बोलते हैं। तो जे.बी. वाटसन साहब ने अपनी एक पुस्तक का नाम था व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा। उसमें उस पुस्तक में परिभाषा, उत्पत्ति और उसकी व्यवहार की विस्तृत व्याख्या की। तो व्यवहार की परिभाषा दी थी कि व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। उद्दीपक की परिभाषा होती है वह वातावरणीय घटक जो अनुक्रिया करके प्राप्त किया जाता है उसे उद्दीपक कहते हैं। अनुक्रिया से कहते हैं उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया या कार्य की जाती है उसे अनुक्रिया कहते हैं। तो इन्होंने एक चीज और बताई थी कि जो व्यवहार होता है, इस व्यवहार में अनुवांशिक चीजों का कोई मूल्य नहीं होता है। कि व्यवहार डिपेंड करता है कि व्यवहार माता पिता के अनुवांशिक या जीन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो व्यवहार जो है, व्यवहार अनुवांशिक घटक नहीं है। इससे कहेगा कि जो व्यवहार है इससे अनुवांशिक प्रभाव कोई नहीं पड़ता है। व्यवहार का सबसे ज्यादा वातावरण, जिस प्रकार का एनवायरमेंटल दिया जाएगा बच्चे को, उसी प्रकार से उसका व्यवहार में चेंजमेंट होगा। तो जे.बी. वाटसन साहब ने कथन कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए और आप कहेंगे जिसको शिक्षक बना देंगे, आप इंजीनियर या वास्तुकार, आप कहोगे तो हम उसको चोर भी बना सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि अनुवांशिक चीज़ों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माता पिता या किसी भी प्रकार के हों, लेकिन बच्चों को जिस प्रकार का वातावरण दिया जाएगा उसके ऊपर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा जे.बी. वाटसन साहब ने बताया था। और इनकी दूसरी पुस्तक थी, वो दूसरी पुस्तक आई थी 1919 में।
पहली पुस्तक आई थी 1914 में और दूसरी पुस्तक आई थी 1919 में। उस दूसरी पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। व्यवहार का एक दृष्टिकोण। इसके बाद ये दूसरी पुस्तक आई है 1919 में और इसके 5 वर्षों बाद 1924 में पुस्तक इनकी आई है व्यवहारवाद। तो ये पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थी। जो व्यवहारवाद पुस्तक थी पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थी। पहली पुस्तक 1914 में प्रतिपादित हुई, दूसरी 1919 में हुई, तीसरी 1924 में हुई। पहली पुस्तक का जो नाम था वो नाम था व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। पहली पुस्तक आई थी 1914 में, इसका नाम था व्यवहार मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा। दूसरी पुस्तक आई थी मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण। तीसरी पुस्तक आई थी व्यवहारवाद। जो पहली पुस्तक आई थी व्यवहार का, इसमें व्यवहार शब्द की परिभाषा, व्यवहार शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया गया और बताया गया कि व्यवहार अनुवांशिक न होकर के वातावरण पर डिपेंड करता है। इसके बाद दूसरी पुस्तक आई थी, वो पुस्तक थी व्यवहार मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, इसमें व्यवहार के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया। तीसरी पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम था व्यवहारवाद। तो यहाँ तक हो गया व्यवहारवाद। इसके आगे देखते हैं, इसके बाद एक संप्रदाय आया था, उस संप्रदाय का नाम था संज्ञानवाद संप्रदाय। तो अभी तक मैंने देखा कि जो व्यवहारवाद संप्रदाय था, व्यवहारवाद संप्रदाय को देने वाले जे.बी. वाटसन साहब थे। जे.बी. वाटसन साहब ने 3 पुस्तकें लिखी थी। 1914 में लिखी, एक दूसरी 1919 में लिखी, तीसरी 1924 में लिखी। तो देखते हैं संज्ञानवाद संप्रदाय। संज्ञानवाद संप्रदाय जो संज्ञानवाद संप्रदाय है, इसको 2-3 नामों से जानते हैं। एक संज्ञानवाद संप्रदाय, दूसरा इसे बोलते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। और तीसरे नाम से जानते हैं इसको समग्रवाद संप्रदाय। समग्रवाद संप्रदाय। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, संज्ञानवाद संप्रदाय और समग्रवाद संप्रदाय तीनों एक ही हैं, इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसको देने वाले थे वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर। इसको देने वाले थे मैक्स वर्दीमर। और ये मैक्स वर्दीमर जो थे वियना के थे। ठीक है। तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय या संज्ञानवाद संप्रदाय या समग्रवाद संप्रदाय, इसका नाम गेस्टाल्टवाद संप्रदाय क्यों पड़ा या समग्रवाद संप्रदाय क्यों पड़ा, और संज्ञानवाद संप्रदाय का नाम क्यों पड़ा? तो पहले देखते हैं गेस्टाल्टवाद क्यों पड़ा। जो गेस्टाल्टवाद वर्ड है, ये जो गेस्टाल्ट वर्ड है जर्मनी भाषा का है, जर्मन भाषा का है और इसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। इसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र, इसलिए इसे बोलते हैं गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। और इसको बोलते हैं समग्रवाद संप्रदाय क्यों बोलते हैं? तो ये जो समग्रवाद संप्रदाय था, तो ये दोनों, एक था चेतना के विज्ञान के 2 पार्ट हुए थे। एक चेतना आंतरिक चीजों को मानता था, दूसरा चेतना बाह्य चीजों को मानता था। पहला संवेदना को मानता था, दूसरा
संवेदना के कार्यों को मानता था। ये दोनों चेतना के पार्ट हैं। तो जो चेतना का विज्ञान था वो संवेदना को मानता था और ये दूसरा संवेदना के कार्यों को मानता था। तो चेतना का जो संवेदना होती है आंतरिक होती है और जो संवेदना के कार्य होते हैं ये बाह्य होते हैं। तो इन दोनों से मिलकर जो संप्रदाय बना वो संप्रदाय कौन था? समग्रवाद संप्रदाय। तो समग्रवाद संप्रदाय आंतरिक चीजों को मानता है और बाह्य चीजों को मानता है। समग्रवाद संप्रदाय इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये संवेदना की आंतरिक चीजों को मानता है, बाह्य चीजों को मानता है, मतलब कि संपूर्ण मानता है, आंतरिक भी मानता है, बाह्य भी मानता है, इसलिए इसका नाम समग्रवाद संप्रदाय पड़ा। तो इसका नाम संज्ञानवाद संप्रदाय क्यों पड़ा? तो संज्ञानवाद संप्रदाय इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो सबसे पहले विज्ञान आया था तो उसमें आत्मा को दिया गया। तो दूसरी बार विज्ञान आया, मन को बताया गया। जो तीसरा विज्ञान था इसमें चेतना को बताया था। तो जो चेतना का विज्ञान था इसमें मन को बताया, ये पहला आत्मा को बताया। तो आत्मा जो थे केवल हम क्या कर सकते थे? सोच विचारों में रख सकते थे। दूसरा मन या मस्तिष्क बताया था, इस पर भी कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो तीसरा विज्ञान आया था चेतना का। तो चेतना में सबसे ज्यादा महत्व मैक्स वर्धीमन जी ने बुद्धि को दिया। तो बुद्धि में जो पहला ज्ञान होता है या बुद्धि के अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम संज्ञान बोलते हैं। इसलिए वैक्स वर्धीमन साहब ने इस संप्रदाय, इससे जो वाद निकला उसे संज्ञानवाद कहा और जिससे संप्रदाय बनाया उस संप्रदाय का नाम था संज्ञानवाद संप्रदाय। तो इसके बाद देखते हैं कि संज्ञानवाद संप्रदाय जो था इसके समर्थनकर्ता कौन कौन थे। जो संज्ञानवाद संप्रदाय था इसे तीन नामों से जानते हैं। एक गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, दूसरा समग्रवाद संप्रदाय, तीसरा संज्ञानवाद संप्रदाय। तो संज्ञानवाद संप्रदाय में जो इसके समर्थक थे, एक थे वोल्फगंग कोहलर, दूसरे थे कुर्ट कोपका, तीसरे थे कुर्ट लेविन। और ये इन तीनों को जो मानने वाले थे इन्हें संज्ञानवादी भी बोलते हैं। संज्ञानवादी कौन कौन से? संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी बोल सकते हैं, या गेस्टाल्टवादी बोल सकते हैं या संज्ञानवादी बोल सकते हैं। और देन कौन कौन से थे? वोल्फगंग कोहलर, दूसरे थे कुर्ट कोपका, तीसरे थे कुर्ट लेविन और इसको देने वाले थे मैक्स वर्धीमन। तो इसके बाद एक और संप्रदाय आया, उस संप्रदाय का नाम था मनोविश्लेषण का संप्रदाय। तो देखते हैं मनोविश्लेषण का संप्रदाय क्या था। मनोविश्लेषण का संप्रदाय या मनोविश्लेषण संप्रदाय। ठीक है, रुको। तो जो मनोविश्लेषण संप्रदाय था इसको प्रतिपादन करने वाले, इसको देने वाले थे सिगमंड फ्रायड जी। और इसके समर्थन करने वाला दो लोग थे, एक थे एडलर और दूसरे थे कार्ल यूंग। तो मनोविश्लेषण जो संप्रदाय था, मनोविश्लेषण संप्रदाय को देने वाले थे सिगमंड फ्रायड साहब और इसके समर्थन करने वाले थे एक एडलर थे, दूसरे कार्ल यूंग थे। जो ये मनोविश्लेषण संप्रदाय था, मनोविश्लेषण संप्रदाय में सिगमंड फ्रायड जी ने मन को तीन पार्टों में डिवाइड किया। तो इन्होंने मन को तीन पार्टों में डिवाइड किया और मन के तीन भाग बताए। एक भाग बताया अचेतन मन, दूसरा बताया अर्धचेतन, तीसरा बताया अचेतन। और इन मन को तीन पार्टों के डिवाइड करने से जो इन्होंने इन मन पर विश्लेषण किया
और जिससे जो वाद निकला उसे मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। और जिससे इस विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे इस संप्रदाय से, हाँ, अच्छा, एक हो गया अचेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन, तीसरा चेतन मन। तो 3 पार्टों में डिवाइड करने से जो एक 3 मन को विश्लेषण करने पर जो संप्रदाय आया उसे बोलते हैं मनोविश्लेषण का संप्रदाय या मनोविश्लेषण। और मनोविश्लेषण का जनक भी किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड जी को कहते हैं। तो बताते हैं, देखते हैं अचेतन मन और अर्धचेतन मन और चेतन मन क्या क्या होते हैं। तो सिगमंड फ्राइड जी ने जो मन को 3 पार्टों में डिवाइड किया वो तीनों मन थे। पहला था अचेतन मन, दूसरा था अर्धचेतन और तीसरा था, तो पहला था अचेतन मन, दूसरा था अर्धचेतन मन और तीसरा था अर्धचेतन मन और ये था चेतन मन। और ये तीनों मन के पार्ट थे और इसको देने वाले थे सिगमंड फ्राइड साहब। जो अचेतन मन होता है ये हमारे मस्तिष्क का 90% पार्ट होता है। अचेतन मन हो जाता है हमारे मन का 90% पार्ट होता है और ये 10% पार्ट होता है, ये 0% होता है। अचेतन मन सबसे ज्यादा कौन सा होता है? अचेतन मन होता है। और अर्धचेतन बिल्कुल नहीं होता है, चेतन मन 10% होता है। तो इन्होंने व्यवहार की परिभाषा दी थी सिगमंड फ्राइड जी ने कि व्यवहार वो है जो अचेतन मन का अध्ययन करता है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने प्रेफरेंस किसको दिया था? अचेतन मन को। और अचेतन मन हमारे मस्तिष्क का सबसे ज्यादा हिस्सा होता है। तो अचेतन मन का जो भाग देखते हैं, पहले 90% होता है, ये 0% होता है, 10% होता है। और दूसरी चीज, जो अचेतन मन होता है इसे ये आनंद के नियम का फॉलो करता है। मतलब इस मन को आनंद ही आनंद चाहिए। तो ये जो नियम होता है इसे आनंद का नियम फॉलो करता है। और जो अर्धचेतन मन होता है ये नैतिकता के नियम को फॉलो करता है, नैतिकता का नियम। और ये होता है वास्तविकता के नियम को फॉलो करता है, वास्तविकता का नियम। और जो अचेतन मन होता है इसमें 3 प्रकार की, इसे इच्छाओं का भंडार गृह भी कहते हैं, इच्छाओं का भंडार गृह भी कहते हैं, भंडार गृह भी कहते हैं। तो जो भी हमारे मन में इच्छा होती है अचेतन मन में होती है। सबसे ज्यादा इच्छाओं होती है, जैसे किसी भी प्रकार की इच्छा होती है तो सबसे ज्यादा इसमें होती है। और बुराइयां सबसे पहले इस मन में ज्यादा आती हैं। और दमित इच्छा, जिस इच्छा को हम पूर्ण रूप से, जिस चीज को इच्छा को, दमित इच्छा इसमें जन्म लेती है। और जितनी भी प्रकार की बुराइयां होती हैं या बुराइयां होती हैं, दमित इच्छाएं होती हैं, इसमें आती हैं। और अमर्यादित जो इच्छाएं होती हैं इसी में आती हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा 90% पार्ट होता है और ये आनंद के नियम को फॉलो करता है। इस मन को आनंद ही आना चाहिए। और ये जो अर्धचेतन मन का नैतिकता के नियम को फॉलो करता है, इसमें जो नैतिक चीजें होंगी वो चीजों को आता है। और ये होता है वास्तविकता के नियम को फॉलो करता है। ये आनंद का नियम होता है, ये अचेतन मन होता है, ये अनुवांशिक होता है। ये अचेतन मन होता है, ये अनुवांशिक होता है। नहीं,
है ना, अनुवांशिक नहीं होता है, जन्मजात होता है, ये जन्मजात होता है। और इस मन को अर्जित करना पड़ता है, समाज में रहकर इस मन को अर्जित करना पड़ता है और इसको भी अर्जित करना पड़ता है। तो अचेतन मन जन्मजात होता है और ये क्या होता है, अर्जित करना पड़ता है, और ये भी क्या होता है, अर्जित करना पड़ता है। तो इनके जो समर्थक थे कार्ल यूंग थे, कार्ल यूंग ने पर्सनालिटी को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। देखते हैं पहले पर्सनालिटी, ये देखते हैं। कार्ल यूंग जी ने पर्सनालिटी को 3 पार्टों में डिवाइड किया था, और वो 3 पार्ट थे। एक था उभयमुखी, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। 3 पार्टों में डिवाइड किया था। एक था उभयमुखी, दूसरा था बहिर्मुखी, तीसरा होता अंतर्मुखी। ये तीनों किससे अटैच होते हैं, ये मन से अटैच होते हैं। और पर्सनालिटी के और 3 पार्ट होते हैं। एक होता इड, एक होता ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो। ठीक है। जो इड होता है ये अचेतन मन इसको फॉलो करता है, और जो ईगो होता है ये चेतन मन फॉलो करता है, ईगो। और सुपर ईगो ये फॉलो करता है अर्धचेतन मन। तो इड ये होता है, इड इसे कहते हैं कि जो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में इच्छा आती है, कोई भी इच्छा आ जाती है तो इड बोलते हैं। तो उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको वास्तविकता का नियम देता है ईगो, कि मतलब ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है क्या नहीं सही है, इसको कंट्रोल करता है। इसे इसलिए बोलते हैं इसे वास्तविकता का नियम या चेतन मन बोलते हैं। तो वास्तविक चीज पता करता है ये सही है या गलत है, इसको ईगो कंट्रोल करता है। उसके बाद में आता है सुपर ईगो, कि जो नैतिकता ये हमारे लिए नैतिक रूप से सही है कि नहीं है। तो ये पता करता है, सबसे पहले हमारे मन में इच्छा आती है, इच्छा होने के बाद में वास्तविक चीज़ों को पता करता है, और इसके बाद में चीज़ें सही हैं या गलत हैं, ये कौन करता है, अर्धचेतन मन। तो जो ये विद्यार्थियों का जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला मन होता है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो मन होता है, ये होता है अचेतन मन। क्योंकि सबसे ज़्यादा इच्छाएं 90% इसी में होती हैं, इसलिए अचेतन मन को स्टूडेंट को प्रभावित करने वाला होता है। सभी प्रकार की इच्छाएं यहीं से जन्म लेती हैं। और इसके बाद सिगमंड फ्राइड जी ने मन को एक, बस यहीं से देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो सिगमंड फ्राइड जी ने 3 किताबें लिखी थी, और वो किताबें थी, एक था स्वप्न विश्लेषण, दूसरा था इड एंड ईगो, जिन्होंने पर्सनालिटी को डिवाइड किया था, इड एंड ईगो। एक था सुपर ईगो, दूसरी किताब का भी नाम है इड एंड ईगो। तीसरी किताब है अचेतन मन, और जो पूरे अचेतन मन का है, ये मन का 90% पार्ट होता है। ये किताब के नाम है तीनों। और इन्होंने मन को अध्ययन करने के लिए 3 विधि बताई। एक बताई प्रक्षेपण विधि, दूसरी बताई मुक्त सहचर्य विधि, तीसरी बताई स्वप्न विश्लेषण विधि। तो 3 विधि दी है और 3 किताबों के नाम लिखे। एक अचेतन मन में, जो अचेतन मन होता है, मन को 3 पार्टों में डिवाइड किया था। जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन में सबसे पहले क्या होता है, 3 चीजों का प्रभुत्व होता है। एक होती है भावना, दूसरा होता है संवेग, और तीसरा होता है मूल प्रवृत्ति। तो ये होती क्या है, तो जो अचेतन मन होता है, अचेतन मन 3 चीजों को सबसे पहले आती है। एक भावना होती है, दूसरा संवेग होता है, तीसरा मूल प्रवृत्ति होती है। तो भावना क्या होती है, जो मस्तिष्क में सबसे पहली बार
जो विचारों का आंतरिक रूप होता है, हमारे मन में जो पहली बार सोचते हैं, विचारों को आंतरिक रूप को भावना कहते हैं। विचारों के आंतरिक रूप को क्या कहते हैं? विचारों के आंतरिक रूप को क्या कहते हैं? भावना कहते हैं। और जब ये विचार बाहर आ जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? विचारों का बाह्य प्रकाशन। विचारों का बाह्य प्रकाशन। जब ये विचार हमारे विचारों का आंतरिक रूप होता है उसे बोलते हैं भावना, बोलते हैं कि तुम हमें भावना बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? संवेग बोलते हैं। और मूल प्रवृत्ति से बोलते हैं जब विचारों का क्रियात्मक रूप हो जाता है। विचारों का क्रियात्मक रूप हो जाता है। क्रियात्मक रूप होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि तुम हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, मतलब कि भावनाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे विचारों में रहती हैं, ये आंतरिक रूप रहता है। अब जो विचार बाह्य रूप से प्रकाशित होने लगते हैं और जो विचार में बाह्य रूप से दिखने लगते हैं उसे संवेग बोलते हैं। अब जब विचार का क्रियात्मक रूप आ जाता है उसे क्या हम बोलते हैं? मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक। आगे जो बचे हुए शेष संप्रदाय हैं वो अगली क्लास में होंगे। और अगली क्लास में बैक टू एजुकेशन 2009, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको लेके आएंगे। धन्यवाद।